थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, देखो नाम से ही ये एक चीज पता है इसमें कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। डायनेमिक्स तो मोशन के लॉस थे ना, गति के नियम। थर्मो आगे और लग गया, ठीक है। तो ताप गतिकी या ऊष्मा गतिकी, हिंदी में ये टॉपिक का नाम है अपना, लिख देना है ऊपर। मतलब इधर पहली चीज देखो, इसमें अगर सिर्फ वर्ड लिखा होता, देखो टेम्परेचर या हीट, थर्मो वर्ड टेम्परेचर से ही बना है ना, ताप से, तो आपको सिर्फ ताप के बारे में पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे आगे वर्ड आधा और ये जुड़ा हुआ डायनेमिक्स, मतलब टेम्परेचर का ट्रांसफर भी देखना है, ऊष्मा का जो ऊष्मा है इधर से उधर ट्रांसफर होती है वो भी पढ़ना है, कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा, ये बस बताने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। लिखना का अगर मन होगा तो लास्ट में अभी बस खाली ये पढ़ने के बाद में 2 पॉइंट लिख लेंगे पूरा। पहला है देखो, तब टेम्परेचर का मतलब तापमान, ताप, और हीट का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। इसमें अंतर क्या होता है, क्या तापमान, क्योंकि हम लोगों को लगभग लगभग वही चीजें लगती है आप जनरली। जल टेम्परेचर, हाँ, और हीट। तो देखो इधर हम लोग जिस, बस इधर देखो, हम लोग जो टेम्परेचर जब बात करते हैं टेम्परेचर की, ये ताप की, तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, देखो कि किसी भी चीज के, चाहे ठोस हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके पार्टिकल्स के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब वो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ज्यादा है अगर उसकी गतिज ऊर्जा है तो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे, तो हमें ज्यादा तापमान फील होगा। तो टेम्परेचर असलियत में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी के अंदर। अगर गर्म चीज है, गर्म चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है अभी, इसलिए ये गर्म हमें फील हो रहा है, साफ फील हो रहा है। जबकि जो हीट है, ऊष्मा, ये, इसको हीट को इसलिए बोलते हैं एनर्जी इन मोशन, मतलब जब ऊर्जा ट्रांसफर हो रही हो इधर से उधर। मैंने इसमें अगर हाथ लगाया है गर्म कप में, कप में चाय में, तो इससे ऊर्जा हमारे हाथ में तरफ आई, ये ऊर्जा है। ठीक है, ये हीट हुई जिसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या होता है, कभी भी टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण जब ताप में अंतर होगा, तापमान तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी, और ऊष्मा क्या हो गई, जब ताप में अंतर होगा, जैसे ये गर्म चाय है, कॉफी है, अब मेरा हाथ ठंडा है और इसमें अगर टच किया तो इधर से इधर ट्रांसफर हुई ऊर्जा, इसलिए हमें गर्म फील हुआ, ये है ऊष्मा, हीट। ठीक है, तो पहले हम लोग तापमान इसको लिखेंगे, टेम्परेचर को। टेम्परेचर असलियत में होता क्या है, ये कहीं नहीं पूछा जाना टेम्परेचर क्या होता ना, लेकिन टेम्परेचर हम लोग आगे जब कॉन्सेप्ट उसके पढ़ रहे हैं तो ये चीज काम आएगी। कि तापमान क्या होता है, कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के एटम्स या परमाणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो तापमान होती है। ज्यादा गतिज ऊर्जा है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ज्यादा तापमान होगा। कणों की या अणुओं की गतिज ऊर्जा, कुछ भी लिख दो, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को कई तरीकों से मेजर किया जाता है, उसके कई यूनिट हैं। कौन कौन से, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लिख देना एग्जाम्पल पे इसके नीचे डाल के। ये टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं हम, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है, पैमाने ना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखते हैं, फ़ारेनहाइट, और केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं लिखते। ठीक है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तापमान। और टेम्परेचर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको थर्मामीटर बोलते हैं। टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाएगा, थर्मामीटर, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है।
गैलीलियो ने बनाया था सबसे पहले थर्मामीटर भी। अभी थर्मामीटर भी हम पढ़ेंगे, बस लिख दो ये लाइन, वैसे पता सबको होता है कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर्स। ठीक है, फर्स्ट इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। तो इतनी बात तो टेम्परेचर में हो गई। ताप क्या हो गया दीपांशु? गतिज ऊर्जा। अरे बोल लो। टेम्परेचर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, गतिज ऊर्जा, जो कण है उनकी। और उसको हम लोग इन तीन चीजों में मेजर करते हैं। अब आते हैं फिर हीट, लिख लेते हैं तुरंत। हीट मतलब ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऐसे ही लिख सकते हो, देखो इधर हॉट टेम्परेचर से, या हॉट मतलब गर्म तापमान से कम तापमान की तरफ ऊर्जा का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। हॉट टू कूल टेम्परेचर मतलब गर्म तापमान से कम तापमान की तरफ जो ऊर्जा का प्रवाह है, फ्लो ऑफ एनर्जी, वो क्या कहलाएगा? हीट कहलाएगा। लिखना है और ऐसे बना दो, एक तरफ गोला बना दो, हॉट लिख दो, दूसरी तरफ एरो बना के कूल लिख दो। वो जो ट्रांसफर है, हाँ, वो होती है ऊर्जा, ऊष्मा। इसलिए ऊष्मा का जो, अच्छा बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज, ऊष्मा को मेजर करने के लिए ऊर्जा का, क्योंकि ट्रांसफर ऊर्जा होती है, हम उसको बोल ऊष्मा रहे हैं, हीट बोल रहे हैं। देखो इधर, ये काम की चीज है, फिर से ये तो पूछी भी जाती है। ट्रांसफर जैसे, वैसे कहीं बना होगा, नहीं यहाँ नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना। हीट, ये देखो, ये अगर है हॉट, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज इधर, तो ये ऊर्जा ऐसे ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी, एनर्जी। और इस ट्रांसफर को, एनर्जी जब जा रही है इधर से इधर, तब ये ऊष्मा कहलाती है, हीट कहलाती है। ठीक है, इसलिए जो हीट की इकाई होती है, यूनिट, वो एनर्जी की ही यूनिट यूज की जाती है, ऊर्जा की। ऊर्जा की जो इकाई होती है वही हीट की इकाई होती है। और अगर थोड़ा सा याद हो मोशन में, जो एनर्जी की यूनिट होती है वही वर्क की, काम की भी होती है, वर्क, क्योंकि वर्क में भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, ऊर्जा का ट्रांसफर वर्क में भी होता है। इसलिए हम लोग वर्क पढ़ चुके हैं, वर्क में हमने लिखा था वर्क की एनर्जी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। असलियत में वो होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर होता है, उसको जूल बोलते हैं एसआई में। जबकि सीजीएस में इसको क्या बोलते हैं हम? अर्ग भी बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्क को मेजर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हीट की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? जूल, जो ऊर्जा की यूनिट होती है। ऊष्मा और ऊर्जा की एक ही इकाई, इसीलिए इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं इन शब्दों को, ऊष्मा है या ऊर्जा है। तो थोड़ा उधर बढ़ा तो ये चेयर यहाँ आ जाएगी, फिर बढ़ा लेना। लिख लिया? तो ये यूनिट हो गई। अच्छा, इसकी जगह पर जैसे जो जूल यूज ही करते थे, जूल तो इंपॉर्टेंट यूनिट है। और कैलोरी भी क्या है? इसकी यूनिट है। क्या है? क्योंकि एनर्जी को कैलोरी में भी मेजर किया जाता था। जूल भी है, कैलोरी भी है। और ये हम लोग ऑलरेडी पहले एनर्जी में भी लिख चुके हैं, वर्क में भी लिख चुके हैं कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है? कौन बताएगा? कितना होगा? 4.2 जूल होता है। लिख देना। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो हीट को आप किसी में भी मेजर कर सकते हो, कैलोरी में नाप लो या तो उसको जूल में नाप।
एक यूनिट इसकी और है तीसरी, वो भी बहुत पूछी जाती है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU। ठीक है, ये मतलब यूके नाम में ही देखो लिखा है ब्रिटिश, तो वो लोग क्या करते हैं पाउंड में वजन को पाउंड में वेट को काउंट करते हैं, जैसे हम लोग किलोग्राम में करते हैं ना, तो इस हिसाब से वो यूनिट बनाई गई बीटीयू। तो 1 BTU होता है, ये लिख देना है, 1 BTU इज इक्वल टू 1054 जूल, 1054 जूल। और लिख देना ये भी एक हीट की यूनिट है, और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि वो दो तो वो याद रहती हैं, वो भी तो यही नहीं याद है बहुत लोगों को। बट ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। ये हीट और एनर्जी में बस डिफरेंस हमने लिखा। अब हम आते हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाली चीज, ये ऑलरेडी पहली फर्स्ट जब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था तब ये हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर यहां पर लिखेंगे इन चीजों को। देखो अभी हमने पढ़ा, ऐसे हेडिंग डाल दो थर्मामीटर्स, उस ये क्या है, कुछ बातें थर्मामीटर से रिलेटेड है, फिर बनाना है। हाँ। अरे तो यहां फिर बना, एक टॉपिक में टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में सब चीजें आ जाएंगी ना, टेम्परेचर से रिलेटेड। देखो इधर, ये तीन, इधर ये देखो, ये तीन स्केल हैं या तीन थर्मामीटर की यूनिट्स हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, आ, अच्छा पहले पूरी बात समझ लेंगे तब हम लोग इसमें लिखेंगे कि जो आ गया, देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसमें देखो ये सेल्सियस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट टेम्परेचर माना गया। ये जो इन्होंने सेल्सियस ने 0 से 100 की डिग्रीज मानी, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को माना कि पानी जमता कब है या फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कब होता है, 0 डिग्री, पानी जम जाएगा बर्फ बन जाएगा, इसलिए हिंदी में क्या है, इसको हिमांक बोलते हैं, हिमांक। पानी जम जाता है, और 100 डिग्री पर पानी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्वथनांक, क्वथनांक बोलते हैं बॉइलिंग। तो डिग्री सेल्सियस ने अपना जो पैमाना है वो 0 और 100 के बीच में माना कि हमारे इसमें 100 पार्ट होंगे हमारे पैमाने में, सबसे कम जो लोएस्ट होगा जहाँ जिस पे बर्फ जमेगी, पानी जम जाएगा, और सबसे ज्यादा कब होगा, जब पानी उबल जाएगा, बॉयल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट ने भी यही माना कि भाई जब बर्फ जमेगी तो हमारा पैमाना सेम चीज है, फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ क्या जमेगी, जम जाएगी। तो इसने अपना फ्रीजिंग पॉइंट कब माना, 32, और इसने अपना बॉइलिंग पॉइंट कब माना, 212 डिग्री। अब 32 से 212, अब यहां देखो 32 से 212 ये कितना डिग्री का अंतर है, 180, तो इसमें 180 पार्ट्स होते हैं 32 से 212 के बीच में। ठीक है, जबकि यहां पर 0 और 100, मतलब टोटल 100 पार्ट है इस पैमाने में। इसके अपर और लोअर लिमिट पानी के जमने को या पानी के बॉयल होने को ही माना गया, जबकि केल्विन पैमाना बिल्कुल अलग है, केल्विन स्केल बिल्कुल अलग है। उसने पानी को लेकर नहीं माना कि हम पानी को नहीं देखेंगे पानी कब जम रहा है कब उबल रहा है, उसने ये बताया कि लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, कम से कम टेम्परेचर किसी भी चीज का न्यूनतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, उसको उसने माना 273 केल्विन, 273 केल्विन, एग्जैक्ट होता है 273.15 केल्विन, उसने माना। उसने फ्रीजिंग पॉइंट को अपनी लोएस्ट लिमिट नहीं माना, उसने बोला कि न्यूनतम टेम्परेचर कितना लाया जा सकता है किसी भी चीज का, गैस का, द्रव का, कितना कम से कम कर सकते हो, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा पहले क्या करते हैं, और अधिकतम उसने माना जब वाटर बॉयल हो सकता है बस, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज लिखते हैं, लोएस्ट और अपर लिमिट बस लिखनी है,
और ये लिखना है इसमें 180 पार्ट होते हैं, इसमें 100 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी 100 पार्ट्स होते हैं। तीनों अलग अलग बनाने हैं स्केल। हाँ, लिख, बनाना है, इतने में बन जाएगा। ऐसे ये वाले पॉइंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये वाले कि केल्विन पैमाने में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी यूनिट्स होती हैं, या केल्विन पहला पैमाने का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, फॉरेनहाइट का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, 32 से 212 ऐसे। बस अभी बीच बीच वाली लाइन नहीं बनानी है और ऊपर वाली बनानी है। तो देखो, लोएस्ट पॉइंट मतलब सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री, फॉरेनहाइट का 32 फॉरेनहाइट, और केल्विन का 273 डिग्री केल्विन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें बस वहां पर हिमांक और क्वथनांक नहीं हम लोग लिखेंगे, क्योंकि केल्विन पैमाना बनाया उसकी वजह से नहीं गया है। ठीक है, वो तो बस बराबर टेम्परेचर की वजह से बना दिया गया यहाँ पर, तो पानी कितने पे जमेगा, कितने पे बॉयल होगा। केल्विन पैमाना बनाने का कारण बिल्कुल अलग था, अभी हम लोग लिखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, उसका पर्पज आम टेम्परेचर जो ये होते हैं वो मेजर करना नहीं था, जो डेली टू हम अपना चाय का रूम का टेम्परेचर, इसलिए देखो एसी लगा हुआ है तो उसमें डिग्री सेल्सियस में आएगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अभी भी फॉरेनहाइट में ही निकाल लिया जाता है, जो बुखार फीवर होता है। बीच में ये लाइन बना देंगे, देखो ये आइडियल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, आदर्श, जब किसी को फीवर ना हो तो फॉरेनहाइट पैमाने पे क्या होगा वो 98.6 फॉरेनहाइट, इसलिए कहते हैं इससे ज्यादा है तो फीवर आ गया। डिग्री सेल्सियस पे 37 डिग्री हो जाएगा, और कैलविन पे क्या हो जाएगा, 310 कैलविन, 310। लेकिन फिर भी जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो किसका यूज करते हैं, फॉरेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। बीच में एक लाइन खींच देना ये ह्यूमन बॉडी वाली, कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है ना? ये भी ये पहले हम लिख ही चुके थे। अब इसके नीचे नोट डालेंगे हम लोग इन स्केल्स के नीचे, और कुछ बातें लिखेंगे इससे रिलेटेड। एक फैक्ट, अच्छा देखो, इन तीनों स्केल को एक दूसरे में मतलब में चेंज किया जा सकता है। केल्विन की अगर यूनिट आपको पता है तो सेल्सियस में निकाल सकते हो, सेल्सियस पता है फॉरेनहाइट में निकाल सकते हो आप ना। और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, ये फॉर्मूला होता है C/5 मतलब डिग्री सेल्सियस बाई 5, F-32 मतलब फॉरेनहाइट है, बाई 9, और K-273/5। इसीलिए अगर देखो सेल्सियस और केल्विन में निकालना है, फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में, तो 5 नीचे का हट जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, या केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। वो बड़ा लिख के एक उसमें बंद कर देना। वैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो सेल्सियस के आगे डिग्री लगा दो ऊपर, डिग्री सेल्सियस हमेशा लिखो भी ऐसे, इससे याद रहेगा। डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32/9, और केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हम। ठीक है, केल्विन -273/5।
इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केल की यूनिट को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें, देखो, और ये सबको बताना है, कैलकुलेट का, और जिसको रटा है वो मत बताना कोई लोग, कि और या कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट, बोल ऐसे मत बोलना, पता है तो मत बोलो, हाँ तो नहीं पता, ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसपे सेल्सियस और फॉरेनहाइट का टेम्परेचर बराबर होता है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर होता है। अब बताओ सर, माइनस -40 डिग्री, देखो सेल्सियस पे -40 लिखो, सी -40/5 कितना हो गया, -8 आएगा जाके ना, और इसमें एफ में -40 लिखो, तो -40 -32 कितना हो गया, -72/9, तो ये भी क्या आ जाएगा, -8। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सेकंड नोट बना के लिख देना, समझ गई राखी। हाँ, -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन तो वो उसमें एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं, या आंसर रख रख के हो जाते हैं, फॉर्मूला बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वही वही उन्हीं को रख के कम से कम आंसर निकाल लो, हाँ मैथ्स वाले क्वेश्चन। ये हो गया। अब बात हम करते हैं इस वाले टेम्परेचर की जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, जिसके लिए केल्विन पैमाना बनाया गया, और एक नोट अगला पॉइंट डाल देंगे, और उसमें एक छोटी सी ये हेडिंग जैसा भी डाल देंगे, या नोट मतलब हेडिंग ही बना दो इसको, वो भी अच्छा रहेगा, अलग हेडिंग बना दो इसको, इसको परम शून्य ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, परम शून्य से, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। और इसके लिए हम एक चीज, ये इधर सब लोग देखो, हाँ बोल लो, हाँ देखो इधर, अगर कोई गैस है, लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स को, ये हम लोग पहले से पढ़ते जा रहे हैं, अगर आप उसको गर्म कर, कहाँ गया एरो, क्या करो, गर्म करो, टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ाओ, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो पार्टिकल दूर दूर जाने लगते हैं, एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब जो उसके कण हैं वो फैल जाते हैं, तापमान बढ़ाने से ना फैलाव होता है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। अगर आप उस पार्टिकल का तापमान कम करते चले जाओ तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, जैसे पानी क्या होता है, बर्फ बनने लगता है, या संकुचन होता है, क्या होगा, संकुचन होगा, टेम्परेचर कम करने पर नीचे। अच्छा, टेम्परेचर ऊपर आप कहीं तक ले जा सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, अपर लिमिट इसकी कोई नहीं है, ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो पार्टिकल बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और वो प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाएंगे, किस रूप में आ जाएंगे, प्लाज्मा मतलब आयन की फॉर्म होती है, ऑक्सीजन अब ब्रेक हो जाता है, O- ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन भी ब्रेक रहेगा, किसी से जुड़ेगा नहीं ना, जो आयन मंडल हम लोग पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर होती है आयन मंडल, हाई टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, वो प्लाज्मा की फॉर्म, और वो टेम्परेचर आप कितना भी ले जा सकते हो, हजारों डिग्री सेल्सियस या केल्विन में पहुंच जाता है। हम बोलते हैं सन के अंदर इतना टेम्परेचर है, और कई तारे स्टार्स तो ऐसे हैं जो सन से भी ज्यादा बड़े हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन, वो उससे भी ज्यादा तापमान क्रिएट कर रहा है, तो उसकी ऊपर की कहीं कोई लिमिट नहीं है,
बट नीचे टेम्परेचर को कम कर जब किया जा रहा है, ये नीचे कम कर रहे हैं, याद रखना, पता चला यही भूल जाओ, इसको बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को जब नीचे ला रहे हो तो इसकी लिमिट है, ये बस 273.15 केल्विन तक जा सकता है। कितना नेगेटिव, बस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो क्या है, आप कम कर रहे हो, रिड्यूस करते चले जा रहे हो, इससे नीचे आप टेम्परेचर नहीं ले जा सकते किसी भी चीज का, इसलिए इसको परम शून्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस टेम्परेचर को? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर अच्छा होता क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा किया जा सकता है, तो भी यही बताना होता है, परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो किया जा सकता है। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, पार्टिकल्स जो इधर, जो भी पार्टिकल्स हैं किसी भी गैस लिक्विड के, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, उनकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, अभी हमने पढ़ा था, पहली क्लास शुरू ही की थी, तापमान का मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब शून्य तापमान हो गया, इससे कम तापमान नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट जीरो इसको बोला जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए, परम शून्य। लिखना है पॉइंट, ऐसे बना देना, वैसे लिखना नहीं, उसको बना दो, उससे इसे याद भी रहेगा। अरे कोई भी पार्टिकल है, गैस लिक्विड, इसका मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ कोई भी चीज है, किसी भी चीज को गर्म करते चले जाओगे तो एक्सपेंशन होगा, बढ़ता चला जाएगा ना आकार, और वो प्लाज्मा की फॉर्म में हो जाएगा ऊपर, नीचे ले जाओगे तो संकुचन होता चला जाएगा एब्सोल्यूट जीरो तक। और एब्सोल्यूट जीरो पर यहां पर लिख भी देंगे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। और दूसरी बात ये लिख देंगे, लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, जो न्यूनतम टेम्परेचर संभव है वो कितना हो सकता है, 0.15 केल्विन। नॉर्मली -273 ही लिख देते हैं, ठीक है, वो 0.15 नहीं लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, जो सबसे कम टेम्परेचर हो। ये परम शून्य हो गया। परम शून्य के बाद में देखो इधर, अच्छा एक चीज और थोड़ा समझना है, इसके भी नीचे भी नोट डालो, परम शून्य के नीचे, एब्सोल्यूट जीरो के नीचे, और इसको समझो थोड़ा। टेम्परेचर कम करते जाओगे ना, तो पहले तो चीजें, पार्टिकल पास आएंगे, ठीक है, जैसे पानी का एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग, वाटर को आप कम करते जाओगे और वो जमने लगेगा, पहले जीरो तक पहुंचेगा तो क्या, बर्फ बनने लगेगा, आइस बनने लगेगा, और कम करते जाओगे तो आइस और हार्ड होती चली जाएगी, हार्ड होती चली, ठीक है। यही बात हो रही है क्योंकि हम जब नीचे की तरफ टेम्परेचर ले जा रहे हैं, तो ये देखो, ये एक लिस्ट दी हुई है, क्या सब जमता है लेकिन काफी लेट जमेगा ना। तो देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है कि कब कौन जमेगा, कौन सी चीज, जैसे वाटर कहाँ गया, बॉइलिंग, अच्छा वो ऊपर बॉयल वाला दे रखा, हमें नीचे आना है 0 डिग्री से, ठीक है, यहां से देखो इससे कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री पर क्या करेगा, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। लेकिन मरकरी कब फ्रीज होता है, 39 -40 डिग्री। इसलिए हम टेम्परेचर में जो थर्मामीटर होते हैं मरकरी का यूज करते हैं, पारे का, तो पारा जमता नहीं, ठंड में भी काम करता रहता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लगाया, पता चल गया कितना बढ़ा है। वरना अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो पता है थर्मामीटर ही जम गया ठंड में, नहीं तो हमें रीडिंग ही नहीं मिल पाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए एचजी का यूज करते हैं। लेकिन ये थर्मामीटर में लिखवा चुका हूं पहले
कि जहाँ जो बहुत ठंडी जगह होती है वहां पर मरकरी थर्मामीटर का यूज नहीं करते, वहां पर अल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं। वहां पर एथेनॉल यूज किया जाता है थर्मामीटर के अंदर, मरकरी यूज नहीं करते, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो -120 डिग्री के आसपास जमता जाके। तो इसलिए ठंड वाली जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मरकरी थर्मामीटर क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -40 के 40 के आसपास है, और अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम आता है, -120। तो इसलिए बहुत ठंडी जगह पे भी वो लिक्विड ही रहेगा, शराब वैसी की वैसी रखी रहेगी, ठीक है, जमेगी नहीं। वो तो प्योर होती भी नहीं तब भी, हाँ, फ्रीजर में भी नहीं जमेगी। पता है इसको, फ्रीजर में रख दो तब भी नहीं जमेगा, हाँ। हाँ, फ्रीजर में भी नहीं जमती अल्कोहल, और वो भी प्योर होती नहीं है तो, प्योर अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। हाँ, अरे नहीं, वो भी प्योर नहीं होती, वो प्योर मतलब वो ड्रिंकिंग अल्कोहल प्योर प्योर थोड़ी ना मानी जाती, उसमें चीजें मिलाई। चलो, तो हम लोग पहले ये बात लिख लेते हैं नोट में, इधर। अरे, हाँ, हाँ, नोट में क्या लिखना है कि देखो, जो ऐसे लिखना है कि जो ठंडी जगह होती हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहां पर मरकरी थर्मामीटर को यूज नहीं करते, पारे के थर्मामीटर को यूज नहीं किया जाता। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर, कोल्ड रीजन्स में, मरकरी थर्मामीटर इज नॉट यूज। और इन प्लेस ऑफ मरकरी थर्मामीटर अल्कोहल थर्मामीटर्स आर नॉर्मली यूज, और इनकी जगह पर सामान्यतः अल्कोहल थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। क्योंकि अल्कोहल, अब यहां पर लिख देना फिर, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दोनों का लिख दो। मरकरी -39 डिग्री, या अप्रोक्स है -40 के आसपास, और अल्कोहल का -120 डिग्री के। हाँ, तो लेकिन उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना तुम उसको खोल के तोड़ तोड़ के उसमें अल्कोहल भर दो फिर मेजर करो। मतलब वो जाएगा ऊपर नीचे तो होगा, रीडिंग देगा, लेकिन आपको कैलिब्रेशन नहीं होगा तो सही पता थोड़ी ना चलेगा। हाँ, क्या वैसे? -40 लिखा तो है, -30 बस। चलो, अब एक दूसरा नोट डालना है, और एक वर्ड समझना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए, इतना यूज आजकल किया जाता है इसका। शायद कुछ कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, इसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। देखो, इधर सब लोग, एक चीज तो ये सबको पता है कि जैसे जब लोग, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल्स, ये डिके होने लगती है मरने के बाद, तो बहुत जल्दी, अगर इंसान मरा हुआ आदमी देखो एक दिन में सड़ने लगता है, मिलाने, इसे कहते हैं बर्फ में ढक दो, या बर्फ में जो पहाड़ों पे मरते हैं, ग्लेशियर्स में, वो उनकी बॉडी ऐसी की वैसी पड़ी रहती है कई कई साल तक, जो जो ग्लेशियर्स में मर गए, पहाड़ वहाड़ चढ़ते हुए, अभी भी मिल जाती, वैसे डिके नहीं करती बॉडी। मतलब क्या है कि जो ठंडा टेम्परेचर है वो केमिकल रिएक्शंस को रोक देता है, जितना कम करते चले जाओगे उतना रुकता चला जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो पर तो सब कुछ रुक जाता है ना, अभी हमने लिखा परम शून्य पर, जीरो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ भी नहीं बचता। तो क्रायोजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो ठंडे टेम्परेचर को स्टडी करती है या उसका यूज करती है, आज के टाइम पे बहुत यूज किया जाता है, ठीक है, क्रायोजेनिक्स का। मतलब क्या है, लोग, अब तो बहुत से लोग हैं, बिलेनियर लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी पूरी बॉडी प्रिजर्व करवा दी, जमवा दी, दफनाया वफनाया कुछ नहीं उनको, क्योंकि उनको साइंस पे इतना यकीन है कि साइंस कुछ सालों में रीजनरेट करेगी उनके पास, कि वो सेल्स को हमारी रीजनरेट कर लेंगे ब्रेन में, और ये पॉसिबल, मतलब अभी लग रहा हो ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान है, भगवान नहीं होने दे, बहुत बहुत कुछ साइंस कर सकती है, ठीक है। और एलन मस्क ने न्यूरा लिंक सेट करके ही दिखा दिया कि माइंड में चिप हो करके, और डेटा आप वो कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, गूगल से सीधे आएगा, उसमें रिट्रीव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मतलब पॉसिबल है, जो हम लोगों को लगता है ये है नहीं, ये ऐसे टाइम पे।
तो उन्होंने क्रायो प्रिजर्व, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आजकल तो यहाँ के अस्पताल में होने लगा, ठीक है। मतलब और बहुत पैसा लेते हैं वो, कि मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे भाई के अभी हुआ, तो उन्होंने हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि इसको क्रायो प्रिजर्व करवा दो आप। क्रायो प्रिजर्व मतलब बच्चे की जो वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जो लगी होती है मदर से, उसको उसको वो काट के फेंकते नहीं है, उसको क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं, पैसा लेते हैं अच्छा खासा, क्योंकि वो ऐसी सेल्स होती हैं जो हमेशा यूज की जा सकती हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसको अगर कोई दिक्कत ऐसी हो गई, तो वो जो स्टेम सेल्स होती हैं वो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो उन्होंने क्रायो प्रिजर्व करवा दिया उसको, कि चलो कर दो क्रायो प्रिजर्व। तो लोग क्रायो प्रिजर्व आजकल न्यूज अगर देख कुछ पढ़ते हो तो पता होता है, लोग अपने फीमेल्स अपने एग्स करवा देती हैं, मेल अपने सेमन को करवा देते हैं क्रायो प्रिजर्व। मतलब उसको आप 20 साल बाद 50 साल बाद कभी भी आप डी फ्रीज करवा सकते हो और उनका यूज कर सकते हो। लगता है ऐसा हो सकता है, होता है, बहुत होता है ये क्रायो। तो क्रायोजेनिक्स वो साइंस है जो कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को स्टडी करती है। ठीक है, लिखना है क्रायोजेनिक्स क्या होता है, बस इतनी कहानी से तो नाम तो हमेशा याद ही रहेगा, क्रायोजेनिक्स ये है क्या। क्रायोजेनिक ये सब मत लिखना, जो कहानी लिखी है जो मैंने बताई है इसमें वो लिखो, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ठंडे तापमान के अध्ययन वाली जो साइंस है वो क्रायोजेनिक्स है। और उसके यूज क्या क्या है बस ये लिख देना, बॉडी की सेल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है ना, डिके होने से रोका जा सकता है। इधर देखो, एक चीज और बस लिख देनी यहाँ पर, क्रायोजेनिक तो बस नाम पढ़ना था। इधर देखो, ये जितने हम लोगों ने लिखे हैं, देखो ऑक्सीजन -90, 193 पे जाके 83 पे जाके जमने लगता है ऑक्सीजन। सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है हीलियम का। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड, क्रायो में भी, क्रायो जो प्रिजर्वेशन होता है उसमें ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, इनका सबका खूब यूज किया जाता है। उसमें बॉडी को रख दिया जाता है, सेल्स को रख देते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। लेकिन लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे लास्ट में जमेगा जाके कौन, देखो कहाँ की, हीलियम। हीलियम देखो, ये जम रही है -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके, हीलियम, लिक्विड हीलियम। तो इसका सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या, इसलिए इसका बहुत यूज किया जाता है। इवन जो स्पेस, इधर देख लो, स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेजे जाते हैं, उसमें जितना भी ईंधन भेजा जाता है वो हीलियम में कवर करके भेजा जाता है। जो फ्यूल अंदर होता है ना रॉकेट में, वो हीलियम कवर्ड उसमें होता है। क्योंकि ऊपर गए पता चला बीच में मध्य मंडल पड़ता है, मेसोस्फीयर, अगर थोड़ी ज्योग्राफी याद हो, बहुत ठंडा है, नेगेटिव टेम्परेचर -100 तक चला जाता है। पता चला वहां ईंधन लेके गए, वो जम गया सब, वहां चल ही नहीं रहा, रॉकेट बंद वहीं पे। ठीक है, तो सब हीलियम से कवर रहता है। हीलियम क्या करता है कि वो फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, तो लिख देना है हीलियम का सबसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा इनमें से सबसे ज्यादा कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। बस हीलियम लिख देना, और लिख देना इसका सबसे, ये सबसे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, जमता है। क्या, अरे ये मत लिखो, छोड़ो, 250 350 मत लिखो, खाली बात बात लिख दो, बस हो गई बात। अब कौन पूछा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखना है तो ना लिखो। ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, जिसके पास नहीं लिखे हैं वो लिख देना। देखो इधर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर अभी हमने लिखा। थर्मामीटर कई तरीके के होते हैं, ये बात तो मैं बता चुका कि ठंडी जगह पर अल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं, मरकरी वाले नहीं यूज करते। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है, ज्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो गैस थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। कौन से, गैस थर्मामीटर यूज करते हैं। अरे रुको, तो अभी आ गए, गैस थर्मामीटर। लेकिन जब रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, जो ये सब इनका सबका यूज, वो टेम्परेचर, ये तो ये 1000 डिग्री भी नहीं, ये तो कितने हजारों पे चले जाते हैं ये सब।
ठीक है, तो थर्मामीटर जो यूज किए जाते हैं उनको पायरोमीटर, पायरोहेलियोमीटर ये सब बोला जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी इक्विपमेंट वाली क्लास में लिख चुके हैं। ठीक है, कम से कम दो के नाम यहाँ फिर से लिख देंगे हम। ठीक है, कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या ऐसे लिख देना -1500 डिग्री के आसपास। माइनस नहीं हो, क्या बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा वाला, 1500 डिग्री के सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज गैस थर्मामीटर्स। माइनस नहीं लिखो, हटाओ, माइनस हटाओ। अरे पूरा ही हटा दिया, खाली 1500 डिग्री सेल्सियस क्या है। मतलब गैस थर्मामीटर हमेशा ज्यादा तापमान मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ? ज्यादा तापमान के इस्तेमाल के लिए गैस थर्मामीटर। और ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमें एक ये वाला लिख दो कि जो सन का रेडिएशन आता है उसको मेजर करने के लिए पायरोहेलियोमीटर। देखो, पायरोहेलियो सन के लिए, बाकी कोई स्टार स्टार है कोई भी ऊपर से तारे वारे हैं उनके लिए पायरोमीटर। ये एक ही होता है, पायरोहेलियोमीटर। इधर देखो, पायरोमीटर पायरोहेलियो एक ही चीज है। हेलियो मतलब सन को बोलते हैं। ठीक है, हेलियोस ये एक नाम है, ग्रीक नाम है सूर्य का। इसलिए जब हेलियो लग गया तो इसका मतलब बस सूर्य का तापमान देखा जा रहा है। वरना ये दोनों एक ही चीज है, पायरो या पायरो हेलियोमीटर। ये सूर्य के लिए या बाकी तारों के लिए, स्टार्स के लिए, उनके तापमान को मेजर करने के लिए इनका यूज करते हैं। बस, अब हम चलते हैं अगली चीज पे। एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम लोग, छोटी सी क्या मतलब, 3-4 पॉइंट वाली फिर से, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ये टेम्परेचर वाली बातें हो गई, इसको बंद कर दो, मतलब ये अलग तापमान हो गया पूरा। स्पेसिफिक हीट, हाँ, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हीट क्या होती है। उसमें क्या होगी हीट? ठीक है, हाँ, हाँ ठीक है, सही है। लो टू लोअर टेम्परेचर, अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में जो ऊर्जा का ट्रांसफर है वो क्या है? हीट कहलाता है या ऊष्मा कहलाता है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसमें स्पेशल लग गया आगे। हीट तो वही है, वही स्पेशली स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है देखो, इधर स्पेसिफिक हीट एक ऐसा गुण है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि पानी गर्म किया गया, ठीक है, और दूध गर्म किया गया, ब्रेड गर्म की गई, ठीक है, बराबर टेम्परेचर पे। लेकिन आप देखोगे कि पानी, जब आप उसको बंद करोगे, मेजर करोगे, तो आप देखोगे कि पानी का तापमान अलग है, दूध का अलग है, और ब्रेड का अलग होगा। मतलब आप बराबर तापमान दोगे, बराबर हीट डालो। आप जैसे धूप देख लो, धूप में आप खुद खड़े हो, लोहा पड़ा हो, लकड़ी पड़ी हो, और सब पे आप हाथ रख के देखो तो सबका तापमान अलग अलग लगेगा, जबकि धूप बराबर सब पे पड़ रही है। मतलब क्या है, हर सब्सटेंस, हर मटेरियल का ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, वो एक जैसा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, भले आप बराबर ऊर्जा डालो, बराबर हीट दे रहे हो, लेकिन वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, और यही गुण क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इसको मेजर करना, पहले ये बात लिख लेंगे, इसे समझ में आएगा। ये हालांकि डेफिनेशन है नहीं है, बट इसको लिख लेना है कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु की ऊर्जा को ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की या अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। और ये रोटी ब्रेड वाला लिख लोगे तब याद रहेगा। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो अलग रहे।
हाँ, एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएगा। एब्जॉर्व करने की क्षमता, कैपेसिटी अलग अलग होती है, और ये उसकी स्पेसिफिक हीट। अब अच्छा देखो, अब लिखते हैं हम, ये तो एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब लिखते हैं हमें कि इसको मेजर कैसे करते हैं। देखो स्टैंडर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि किसी, देखो किसी भी कोई भी वस्तु हो, यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, उसके 1 किलोग्राम या कोई भी एक यूनिट ले लो, 1 किलोग्राम इकाई या यूनिट के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। मतलब क्या है समझना, पानी है, पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, मान लो अगर वो नॉर्मल पानी 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो उसको 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। ऐसे अगर दूध है, तो दूध को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। लोहा है, आयरन, आयरन को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी जरूरत है वो उसकी, सबकी अलग अलग होगी। कोई जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब कर लेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, कोई देर में गर्म होगा। बट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। लिखना है ये टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। लिखो, ऊपर लिखा भी है, ये देखो पूरे जो इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है तो अपने आप बनाओ। 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। नहीं नहीं, 1 यूनिट मास लिखो। हाँ, 1 यूनिट मास, केजी मत लिखना कोई लोग। ये देखो, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, और इसमें सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं, क्षमता। तो इसलिए सी का फॉर्मूला हो जाएगा, ई का मतलब है एनर्जी जूल में, ई अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, टेम्परेचर में कि कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, ऐसे लिख देंगे। ये फॉर्मूला लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है ई। ई मीन्स एनर्जी एंड एम डेल्टा टी। थीटा में नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे हम। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलते हैं इसको। इससे हम निकालते हैं किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी टेम्परेचर की जरूरत होती है। एम मास, हाँ। इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कभी कभी वो पूछ लेते हैं यूनिट, और ये यूनिट टफ पूछी जाती है, ये आसान नहीं होती। देखो, जूल पर केजी केल्विन, ये लिखा है जूल पर केजी, केल्विन कर लो या डिग्री सेल्सियस में इनमें दे रखा है, टेम्परेचर तो किसी में भी ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस। तो जूल एनर्जी मतलब जूल, नीचे मास मतलब किलोग्राम, डेल्टा टी टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट कुछ भी ले लो टेम्परेचर के लिए आप, ना। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट। अब हम इसको देखते हैं, इसका यूज क्या है। खाली देखो, ये तो टेक्निकल चीजें, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी यूनिट क्या है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स डालेंगे, एग्जांपल डालोगे या यूज।
देखो इधर बहुत सारे यूज हैं इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा कि देखो अभी मैंने बताया इधर, देखो जब धूप पड़ती है, सूर्य की धूप पड़ी, पानी पे पड़ी, जमीन पे भी पड़ी, कौन सी चीज जल्दी गर्म होगी? लैंड जल्दी गर्म होगी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। पानी धीरे 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 गर्म होगा, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी पानी को, ठीक है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब ये सब पूरे कॉन्सेप्ट जो जो पढ़ चुका है ज्योग्राफी उसको याद होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इधर देखो कि जो पूरा जो भारत में जो मानसून आता है, वो पूरी दुनिया में जो हवाएं चलती हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट पे ही चलती हैं। क्योंकि क्या हुआ, जैसे दिन में पहले लैंड ब्रिज सी ब्रिज हम लोगों ने पढ़ा था, वो जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं भारत कहीं पे भी कोस्टल रीजन अगर, ये इंडिया का तटीय एरिया है, ये लैंड है, ये वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो दिन में क्या है, जब धूप पड़ी तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, इसलिए ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया यहाँ पर। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ना, पानी जब पानी ठंडा रहा जबकि जमीन गर्म हो गई, जमीन गर्म हो गई। अब हमने अभी पढ़ा कि उष्मा ऊर्जा हमेशा ट्रांसफर होती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, वहां पर हमने प्रेशर के रूप में पढ़ा था कि लो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाएगा, याद है कि यहाँ पे ये पढ़ा था अगर ज्यादा गर्म होगा तो हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ भागती, लो प्रेशर हो जाता है तो ये लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पर ठंडा रहेगा मतलब नमी रहेगी, हवा नीचे रहेगी, ये हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कारण ये है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। और फिर ये हवाएं चलने लगेंगी जमीन से लैंड से पानी से लैंड की तरफ, जिसको सी ब्रीज बोलते हैं। रात के समय उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये पूरा जो ऐसे मानसून का जो सिस्टम चलता है कि वाटर अलग तरीके से गर्म होता है, जमीन अलग तरीके से गर्म होती है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है और हवाएं चलती हैं। ये पूरा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, अगर बराबर गर्म हो रहे होते पानी और जमीन तो कोई हवाएं नहीं चलती, कोई विंड नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ऐसे लिख दो, लैंड ब्रिज सी ब्रिज, हाँ उसे याद भी रहेगा। समुद्री हवा और स्थलीय हवा, पानी। और ये बात जरूर लिख देना कि पानी देर में गर्म होता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्यादा होती है। इधर देखो, अच्छा हाँ, पहले लिख दो सब बात। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती वाटर की, इसलिए वो स्लोली धीरे धीरे गर्म होता है, और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, स्पेसिफिक हीट उसकी कम होती है, और इसलिए विंड फ्लो होती है पानी से लैंड की तरफ। अच्छा, इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट भी ट्रू है, मतलब जो ज्यादा टाइम लग ले रहा है गर्म होने में, वो ठंडे होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसका इसका एक एप्लीकेशन और है, अपोजिट एप्लीकेशन जो होता है कि रेगिस्तान रात में ठंडे क्यों हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, रात में जो डेजर्ट रीजन होते हैं वो सबसे ज्यादा ठंडे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे।
इसलिए रात में टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाएगा डेजर्ट रीजन। लिखना है दूसरा एप्लीकेशन, सेकंड। ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं पूछे आते दीपा। तब ये ऐसा होता क्यों है कि डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, वो रात में ठंडे क्यों हो जाते हैं ज्यादा? अब रीजन लिखना ना, क्योंकि सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। चलो ये हो गई बात हमारी स्पेसिफिक हीट की। विशिष्ट ऊष्मा, इधर देखो, ये बस देखने के लिए है। अभी जो हमने बात लिखी थी ये बहुत पूछा जाता है, कई चार सारी चीजें दे देते हैं और पूछते हैं इनमें स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी है। तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। पानी को देखो, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए देखो कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, इतनी कैपेसिटी है उसकी सबसे ज्यादा, 4180 जूल। जबकि बाकी एल्युमिनियम बहुत कम पे गर्म हो जाएगा, ब्रास जल्दी से, कार्बन, कॉपर, ग्लास, बर्फ भी जल्दी गर्म हो जाएगी, आयरन तो बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, लोहा। ठीक है, लेड, मेथेनॉल, सिल्वर, स्टीम, वाटर की देख लो सबसे ज्यादा है। तो पानी को अगर, इसीलिए पानी जो है बहुत अच्छा कूलेंट है। कूलेंट मतलब कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाला। इसी वजह से पानी को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है कूलेंट, एज ए कूलेंट, शीतलक के रूप में। ये भी लिखना है। पानी की जब लिखा है ना, वाटर की स्पेसिफिक, वो एग्जांपल याद आ रहे हैं मुझे, ये स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत अच्छा कूलेंट होता है। बहुत धीरे धीरे गर्म होगा ना वो। क्या ब्राइन क्या होगा? हाँ मैं भूल रहा हूँ, कुछ कुछ बताओ। हाँ, वो तो और कम कर देगा ना उसको। हाँ, वो तो अलग बनाया जाता है और ज्यादा अच्छा कूलेंट बनाने के लिए। हाँ, तो वाटर इज अ गुड कूलेंट, ये लिख देना। वाटर एक बहुत अच्छा शीतलक है, कूलेंट। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। और वाटर से भी, नॉर्मल वाटर से अच्छा भा, भारी जल होता है ना, हैवी वाटर, वो इससे भी अच्छा कूलेंट होता है। D2O जिसको बोलते हैं, ड्यूटीरियम जिसको बोलते हैं, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड, ये भी लिख देना। तो छोड़ना नहीं है कुछ। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एग्जाम में आए तो ये बोल सको कि लिखा नहीं है मेरे पास। गलत करके आओ तो खुद की गलती लगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ, मुझसे आके मत बोलना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। क्या लिखना था, मैं भी भूल गया। हाँ, शीतलक लिखा ना, पानी अच्छा होता है कूलेंट, बट यहाँ पर एक चीज याद लेना कि D2O, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड जो होता है, जिसको भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर। तो क्वेश्चन तो सीधे कभी कभार, ये तो आसान क्वेश्चन है, भारी जल क्या होता है ना? तो नॉर्मल जल है H2O, और भारी जल है D2O, वो उससे भी अच्छा कूलेंट है। हाँ, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में या तो नॉर्मल पानी यूज कर लेते हैं या तो भारी जल यूज कर लेते हैं। और अगर बहुत अच्छा यूज करना है तो क्या करोगे? हीलियम ले आओ। अभी देखा था ना हमने, अभी देखा था कितना कूल, सबसे ठंडे पे भी हाँ बना रहता है। चलो, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको एक हेडिंग डालते हैं, ऐसे लिखो, स्टेजेस ऑफ मैटर लिख सकते हो ना। मैटर, मैटर, पदार्थ के चरण, अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेजेस, स्टेज। और ये थोड़ा सा ये वाला हम डायग्राम बनाएंगे, इधर देखो, उधर सब लोग देखो, इस डायग्राम को बनाएंगे, फिर इसमें हम समझेंगे इन चीजों को, समझने में ही इसमें
अच्छा खासा टाइम लगना है, ये वाले पॉइंट्स। देखो, हम लोगों को एक चीज पता है कि हम टेम्परेचर को कम ज्यादा करके किसी भी पदार्थ या मैटर की स्टेज को बदल सकते हैं, अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे कोई ठोस है, उसको आपने हीट किया, गर्म किया तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट करोगे गैस में कन्वर्ट होगा। गैस है, उसको ठंडा करोगे लिक्विड में, और ठंडा करोगे सॉलिड में। तो ये चेंज किया जा सकता है, स्टेजेस बदली जा सकती हैं टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमें पढ़ना नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप ठोस से सीधे गैस में चेंज कर सकते हो, और इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। ये नाम बहुत पूछा जाता है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे सॉलिड को डायरेक्टली आप गैस में चेंज करते हो? सब्लिमेशन, डायरेक्टली, हाँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टेज ये है कि अगर आप सॉलिड है, तो सॉलिड को आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मेल्ट हुआ, वो क्या होगा? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या है हिंदी में? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। पिघलना पिघलना नहीं बोलना, फिजिक्स वाली बात लिखनी ना। गलनांक बोलते ना, गलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड में हो गया, और आपने इसको टेम्परेचर दिया, अब इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, इवेपोरेशन। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इनकी हिंदी भी लिखेंगे सब लोग, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना है सबका। इसको ऐसे से बनाना है, थोड़ा सा पार्टिकल वहां पे पास पास रखने, यहाँ थोड़ा दूर करना, यहाँ ज्यादा दूर कर देना। बॉक्स बनाओ, कैसे बना रही हो? मेल्टिंग, खाली मेल्टिंग नहीं पलक, मेल्टिंग पॉइंट। और फिर इनके ये नाम भी लिख देंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है हिंदी में? गलनांक पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक, हिमांक बिंदु, कब वो जमने लगा। फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण किस पॉइंट पे होता है? हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इसको क्वथनांक बोलते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब संघनन। टेम्परेचर कम करते चले जाओगे तो ये हो जाएगा। और ये जब सॉलिड से सीधे गैस बना रहे हो तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, हिंदी में इसको उर्ध्व, उर्दू सही लिखा है? उर्ध्वपात सही लिखा हुआ मैं? संघनन, कंडेंसेशन, वाष्पीकरण। इवेपोरेट सुना ना, इवेपोरेशन लिखा है, इवेपोरेटिंग, कंडेंसेटिंग वो लिखा। सब्लिमेशन, उर्दू बताना, जब सॉलिड से सीधा कोई चीज लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही हो। और यहाँ पर लिख देना डायरेक्टली कन्वर्ट, इसमें और कुछ नहीं हम पढ़ रहे हैं, बस यही लिखना है, बस सब्लिमेशन नाम है, उसमें इंपॉर्टेंट लिख भी देना पहले ही कि सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। हो गया? चलो आगे, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग, एक एक पॉइंट इनको समझते हैं। पहले देखो ये बन गया। पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इधर सब लोग सुनो, इधर देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इधर हिमांक और गलनांक, ये दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, या अलग नहीं होते। जब उधर से आ रहे हो टेम्परेचर बढ़ाते हुए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगे, टेम्परेचर कम करते हुए जाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट होगे, लेकिन वो टेम्परेचर एक ही होगा। कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर बर्फ है, आइस है, तो आइस
क्या होगा, मेल्ट होना कब शुरू होगी, जैसे जीरो टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना आइस, तो इसलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं वहां पर, गलनांक। लेकिन अगर आप जीरो की तरफ जा रहे हो, कम करते हुए जा रहे हो, तब भी जीरो के पास पहुंचोगे तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लगभग लगभग एक ही जगह होते हैं पॉइंट, लेकिन बस ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर कम कर रहे हो, घटा रहे हो, उसको फ्रीज कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम किया जा रहा है, और टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाए। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक, ऐसे स्लैश लगा के फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे लिखेंगे। आओ, बोलो बोलो। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। और दोनों की बातें पहले ये नाम लिख दो कि देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जिसपे कोई भी जो मेटेरियल मैटर है हमारा, वो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड जो है वो सॉलिड में जब कन्वर्ट होने लगता है तो वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका अपोजिट क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे तो मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो मेल्टिंग पॉइंट। इधर देखो सब लोग नेक्स्ट पॉइंट। और यहां पर अ, एक नोट डाल देंगे हम लोग। नोट मतलब एक दो पॉइंट लिख देंगे बस फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, जो इससे रिलेटेड है। उल्टा तो ये लिख ही लिया था ना, फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, अगर वाटर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वाला, कि नॉर्मल वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब आया और तापमान वो क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। लेकिन जब अगर आप उसमें कोई इंप्योरिटी मिला दोगे, कोई अशुद्धता मिला दो, कोई भी अलग चीज एक्स्ट्रा चीज मिला दो, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, वो कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मल पानी 0 डिग्री पे जम जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें नमक मिला दिया, साल्ट मिला दिया, तो वो जीरो पे नहीं जमेगा, वो जीरो से कम पे जाएगा, फिर वो -10 15 20 पे डिग्री सेल्सियस पे जमेगा जाके, फ्रीजिंग पॉइंट पे जमेगा जाके। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं नोट नंबर 1। वो क्रिस्टल नहीं बन पाते ना, इम्प्योरिटी मिल गई जब, स्ट्रक्चर, अब वो क्रिस्टल नहीं बनेंगे ना उससे। आइस बनती कैसे है, आइस बनने का रीजन क्या है ना, आइस क्रिस्टल्स, वाटर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं ना, और वाटर क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाते हैं कोई भी इंप्योरिटी मिलने से। तो हम लोग लिख क्या रहे हैं, नंबर 1 पहला पॉइंट, कि जब भी कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, वो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, बढ़ नहीं जाता है। उसको बढ़ना नहीं है, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। हाँ, हाँ, हाँ। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, का टेम्परेचर, पूरी बात ऐसे लिखेंगे, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, हाँ, बदल, कम हो जाएगा। हाँ, हाँ, और क्या। और इसका एग्जाम्पल भी लिख दोगे कि नॉटर, ये बात लिख दो पूरी, नॉर्मल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट अगर उसमें हम साल्ट ऐड कर देंगे तो वो एवरेज -22 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता जाके।
-22 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता जाके। हो गया, ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हो गया हमारा बात। और इसमें कुछ नहीं लिखना है हमें, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। अब लिखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब स्टेज जो है वो लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो या गैस में कन्वर्ट, लिक्विड से गैस स्टेज में, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे ही इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, वाष्पीकरण। ये भी बात लिख देना कि एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टार्ट इवेपोरेटिंग, कि कोई भी द्रव्य है जो वो उसका वाष्पीकरण होने लगता है बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, और जो हम लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी के लिए, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचोगे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वाष्पीकरण होने लगेगा, भाप बनने लगेगी ना, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के आगे नीचे भी यहाँ पे नोट डालेंगे हम लोग, और एक दो पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में बस। देखो उधर बॉइलिंग पॉइंट में, इधर इधर बॉइलिंग पॉइंट में भी असर पड़ता है जब हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, कोई अशुद्धि मिला देते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई नॉर्मल पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा, वाष्पीकरण उसका होने लगेगा। लेकिन अगर आपने, अगर कोई आपने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी, अशुद्धता मिला दी, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ऊपर चला जाएगा। उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा, 120 125 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा जाके। तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लिखना है ये पॉइंट, अशुद्धि मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अशुद्धि मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट, इंप्योरिटी मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अब सुनना, इधर देखो, एक केस यहां पर हमें और पढ़ना थोड़ा सा। अभी जो मैंने बताया यहां पर देखो कहां गया ये डायग्राम, इसमें हमने सिर्फ टेम्परेचर, इधर सब लोग ललित, इधर, इसमें हमने सिर्फ टेम्परेचर को देखा कि तापमान बढ़ाया आपने तो सॉलिड से लिक्विड, और बढ़ाया लिक्विड से गैस, तापमान कम करते गए तो ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तापमान से ऐसा किया जा सकता है, प्रेशर भी असर डालता है, दाब। अभी हमने क्या प्रेशर की कोई बात नहीं की। अगर आप प्रेशर को भी कम ज्यादा करोगे तब भी इसके ये मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बदलने लगेंगे। ठीक है, कैसे? आ, वैसे प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर याद हो। अभी फिर थोड़ा सा बात आएगी कि प्रेशर क्या करता है। जब ज्यादा प्रेशर आप करोगे तो पार्टिकल पास पास में आते हैं। ठीक है, प्रेशर ज्यादा डालोगे आप, जैसे इसमें प्रेशर डाला गया इस बाउल में, तो ये पार्टिकल पास आने लगे। और ज्यादा पास डालोगे और ज्यादा पास आएंगे पार्टिकल। ठीक है, प्रेशर कम करते जाओगे तो पार्टिकल दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको भी बढ़ा देता है। जैसे नॉर्मल वाटर सोचो, ये वाला वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, लेकिन आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया। उबलने का मतलब पार्टिकल दूर जाने हैं ये वाले, लेकिन आपने प्रेशर ज्यादा डाल दिया, तो प्रेशर क्या कर रहा है, पार्टिकल को पास में रख रहा है, टेम्परेचर इनको दूर भगा रहा है। तो जो नॉर्मल पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड पानी जो था वो क्या होने लगता था, वाष्पीकरण, स्टीम में बनने लगता था, अब वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि पहले तो सिर्फ टेम्परेचर हम देख रहे थे, ये पार्टिकल भगाना है, भाप बनाना है बस। अब देख रहे हैं प्रेशर भी ऊपर से आ रहा है जो उल्टा रिएक्शन कर रहा है, जो इसको पास में ला रहा है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। अब ये पानी जो है ये 120-30 पे जाके उबलेगा जाके, या 150 पे भी उबलेगा जाके, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे आप। और इस चीज का इस्तेमाल प्रेशर कुकर्स में किया जाता है। प्रेशर कुकर इसलिए बनाए गए खाना बनाने के लिए कि वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, वो उबल नहीं पाता और टेम्परेचर इतना बढ़ता चला जाता है, वो बहुत स्टीम जल्दी पक जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो मतलब वो 120, 130, 140 डिग्री अंदर टेम्परेचर होगा। 140 में सब कुछ बॉयल हो जाके बाहर सब निकल जाए, लेकिन वो प्रेशर कुकर है, वो प्रेशर के मेंटेन रखता है, इसलिए वो बॉयल नहीं होने देता। जब स्टीम ज्यादा होती है तो निकलता है। ठीक है, तो प्रेशर को ये यहां पर हम बात ये लिखेंगे कि प्रेशर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट इन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिख दो, प्रेशर ऐसे बना दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना दाब बढ़ाने से। और खाली ये बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट मत लिखा, पूरी एक एग्जांपल के साथ हर लाइन लिखा करो, उससे याद आएगी। हाँ, प्रेशर कुकर भी लिखना, लेकिन उससे पहले ये लिख लो कि जैसे नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भाप बनेगा, प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो वो 130-40 डिग्री पे भाप बनेगा। इतनी बात लिख दो कम से कम जाके, और फिर आगे लिख दो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, ये हो गया। तो प्रेशर कुकर इसमें इसका यूज करते हैं। एक इसका केस और है जो पूछा जाता है, इधर देखो। अब उसमें दो तीन चीजें एक साथ में मिक्स होंगी, जो जितनी पढ़ चुके हो सब देखो। और वो होता है कि ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, सबने सुना होगा कि ज्यादा हाइट पर जाके या पहाड़ों पर हिल्स पे जाके जाने से खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है, देखो इधर, सुनना इधर। ये नॉर्मल लिक्विड है, सोचो आप खाना बनाने जा रहे हो। ठीक है, जितना वायु का दबाव, हवा का प्रेशर यहाँ पर है उतना है नॉर्मल, हम लोग जितना समतल सतह पर होता है उतना। लेकिन और तब इसका 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट है, हमें पता है ये पानी का। लेकिन जब आप पहाड़ों पर गए, इसका मतलब एयर प्रेशर कम हो गया, बहुत सी हवा हमसे नीचे हो गई, एयर प्रेशर कम हो गया। अब एयर प्रेशर जैसे ही कम हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बहुत, हाँ बहुत कम हो गया। अब क्या है, पानी जो है बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो रोक के रखता था थोड़ा। अब प्रेशर, वो भी प्रेशर हट गया, जो नॉर्मल प्रेशर लगता है सतह पर वो भी चला गया, कम हो गया। तो पानी बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, 70, 80, 80, 85, 90 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। अब 80, 85 पे खाना पक नहीं पाएगा जब तक अच्छा टेम्परेचर ना मिले। इसलिए बोला जाता है अगर हिल्स पे बनाना है तो आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दो, कोई नमक वमक कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ जाएगा उसका। दो चीजें ऐड हुई कि हिल्स पे आप जाओगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम होने की जगह वजह से कहा गया पी वाला फॉर्मूला, पी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली, ये था ना, पी बॉइलिंग पॉइंट। जब पी कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। आप खाना बनने में दिक्कत होगी, जल्दी बॉयल हो जाएगा, हीट उतनी मिल ही नहीं पाई। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कोई इंप्योरिटी मिला दी जाएगी। इंप्योरिटी अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। पूरी कहानी लिखो वैसे। लिखो उसका, हाँ पूरी बात लिखो। खान हिल्स पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस, प्रेशर रिड्यूस होगा, तो इसलिए प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या क्या कम होगा, कम हो जाएगा, क्वथनांक भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट 1 कम तो क्वथनांक भी कम हो गया। और इसलिए उसमें वहां पर हम उस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कोई इंप्योरिटी मिला सकते हैं।
कोई भी अशुद्धता है, नमक साल्ट, मतलब जनरली क्या, साल्ट मिला दो। उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बस इतनी बात हो गई है इवेपोरेशन इनमें सब में। एक चीज यहाँ पर हमें इसके बारे में भी लिखनी है, हेडिंग डाल देनी है इवेपोरेशन, छोटी सी, दो तीन यूज बस लिखने हैं। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। ये इसी प्रोसेस, इसी टॉपिक में है जो स्टेज हम लोग लिख रहे थे, उसमें देखो नाम लिखा हुआ है वाष्पीकरण। देखो इधर वाष्पीकरण का बहुत यूज है कई चीजों में, और वो बस हम लोग एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिख रहे हैं इधर। घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण। पसीना आने पर हमें फिर हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। लिखते, यूज लिखते जाना है सब। पिचर वाटर जो होता है, घड़े का पानी ठंडा, रीजन क्या, वाष्पीकरण। घड़े का पानी जल्दी ठंडा होता है ना, इसका रीजन क्या है, ये सब वाष्पीकरण के अंदर अभी समझेंगे, समझ रहे हैं। हाँ? पीछे जाने पर बॉडी ठंडी हो जाती है ना। हाँ, पसीना आने पर बॉडी ठंडी, बुखार में ठंडी पट्टी रखी जाती है, क्यों? ये- हाँ, फीवर में। लिख लो लिख लो, दीपांशु, तुम पहले लिख लो, हाँ, पॉट पिक्चर कुछ भी लिख दो। हाँ, नहीं ये पहले बातें कर लें, फिर इनको मिलेगा। अगले साल पढ़ेंगे ये बैठ के ना, 2 साल बाद, तब इनको बुद्धि खुलेगी, ये आएगा। क्या लाइन बोली मैंने? घड़े का पानी तो वो तो हो ही गया, और क्या? पसीना, हाँ, पसीना आने पर, और वो भी लिखा, फीवर पे लिखा था, फीवर पे जो ठंडी पट्टी रखी जाती है, उसका भी रीजन क्या है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है। गर्मी में गीले कपड़े ठंडे हो जल्दी सूखते हैं, फिर से क्या, इवेपोरेशन, वाटर क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। अच्छा, अब समझना, ये इंटरेस्टिंग चीज है, घड़े वाला समझना सही है, इससे पूरा इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। देखो इधर इवेपोरेशन का यूज बिल्कुल अलग तरीके से, और इसको अगर कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ोगे तो लगेगा क्या, ये तो इवेपोरेशन तो गर्म होने पे होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है डेली लाइफ में। इवेपोरेशन जब होता है तो चीजें ठंडी होती हैं, होने लगती हैं, जैसे घड़े का पानी हमने देखा। ऐसा क्यों होता है, बात यह है कि जबकि जबकि यहाँ पर हमने लिखा, अब समझना है इधर देखो, घड़े में क्या होता है, जो बहुत पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जो हमें दिख, ऐसे आंखों से नहीं दिख सकते। ठीक है, जब गर्मी होती है तो पानी की जो आउटर लेयर है वो इवेपोरेट, टेम्परेचर उसका बढ़ता है गर्मी की वजह से, तो वो वाष्पीकृत होना चाहती है, या होने की तरफ बढ़ती है टेम्परेचर जब बढ़ता है, इवेपोरेशन। तो उन पोर्स में वो पानी बाहर बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, जब वो भाप हल्का हल्का बनने लगता है पोर्स की तरफ। लेकिन वो पूरी तरीके से इवेपोरेट, इतना टेम्परेचर भी नहीं है, ऐसा नहीं 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना चल रहा है गर्मियों में, 40 45 तक हो रहा है, तब उसके पास इतनी ऊर्जा भी नहीं कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर जो गर्म पानी है उससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी हार्ट एनर्जी से कोल्ड की तरफ बहती है, तो वो अंदर से गर्म ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं बाहर वाले पार्टिकल्स, और अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, उसकी ऊर्जा उन्होंने खींच ली। इसलिए जो घड़े के अंदर जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो जो पोर से हल्का हल्का निकलता रहता है, वो उनकी ऊर्जा अंदर से खींचता रहता है वाष्पीकृत होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए। ठीक है, तो इवेपोरेशन बहुत चीजों में ऐसे अप्लाई होता है, और वो बॉडी को ठंडा करता है, पानी को ठंडा करता है ना, ये सब चीजें हमने लिख ली, वो इसका यूज है।
बस ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ मैटर जो हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर से। अभी अगली चीज डालते हैं नाम, और उसको हम बोलते हैं छोटे से दो कॉन्सेप्ट हैं। एक को बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा ये बिल्कुल अलग है, बंद कर दो फिर से ये टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक बनाते जाओ, उससे याद होगा रहेगा। लेटेंट हीट क्या होती है, हालांकि इसी हाँ इसके बाद ही हमें समझ में आती है वो कि लेटेंट हीट क्या होती है। गुप्त ऊष्मा, देखो ये गुप्त, इसके नाम में ही लिखा हुआ है लेटेंट, मतलब गुप्त ऊष्मा है। ये छिपी हुई ऊष्मा है, हमें पता नहीं चलती। ठीक है, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट की गई है। सुनो इधर सब लोग, लेटेंट हीट इसीलिए इसको नाम में ही लिख दिया गया कि ये गुप्त ऊष्मा है। मतलब क्या है देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ भी रह सकता है और वाटर भी रह सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड भी रह सकता है और भाप भी बन जाता है। इसलिए कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की भाप ज्यादा गर्म होती है, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ज्यादा गर्म होगा। भाप, जबकि दोनों का टेम्परेचर 100, थर्मामीटर आप लगाओगे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन ऐसा क्या है कि स्टीम ज्यादा गर्म लगेगी, टेम्परेचर थर्मामीटर पे 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। पानी में आप चाहे थर्मामीटर रखो चाहे वो उस भाप में रखो, टेम्परेचर बराबर होगा। लेकिन तब भी जो स्टीम है वो ज्यादा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर कुछ लेटेंट हीट होती है, कुछ गुप्त ऊष्मा है। ऐसे ही 0 डिग्री का जो पानी होगा और 0 डिग्री की बर्फ बर्फ होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा ठंडा कौन है? बर्फ ठंडा है। जबकि जीरो टेम्परेचर थर्मामीटर फिर 0 डिग्री ही दिखाएगा। और उसका भी रीजन क्या है कि वहां पर भी एक कुछ गुप्त ऊष्मा है उसके पास में, लेटेंट हीट है। ठीक है, तो लेटेंट हीट वो, देखो लेटेंट हीट वो एनर्जी है, पहले समझना, पहले मैं जनरल लैंग्वेज में ये दोनों बातें इस लाइन में बोल रहा हूं, लिखना ये नहीं है कि 0 डिग्री क्या बोल रहा हूं? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट वो ऊर्जा है जो 0 डिग्री वाटर को या 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करे। 0 डिग्री ही है अभी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करे, या 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करे, वो भी 100 डिग्री है। लेकिन उस वो जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? गुप्त। टेम्परेचर कुछ नहीं बदला, लेकिन अवस्था बदल गई, स्टेज बदल गई। 100 डिग्री पर पानी भी रहता है, 100 डिग्री पर भाप भी रह सकता है। स्टेज बदल जाए, टेम्परेचर नहीं बदला हमने, इसलिए उसकी जो ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो हम लोग पहले ये बात लिख लेते हैं कि गुप्त ऊष्मा है क्या। गुप्त ऊष्मा की रुक जाओ, स्टैंडर्ड लाइन ही हिंदी हम लोग लिखेंगे। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल बहुत। 0 डिग्री रहेगा, हाँ। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, लिखो हिंदी में लिखो, हिंदी इंग्लिश में बोल दूंगा ना, हिंदी में पहले लिखने दो। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लिख दिया? हिंदी वाले लिख दिए पहले? फिर से बोल रहा हूं, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। हो गया? अब लिखो, अब इंग्लिश में लिख देना। हीट, देखो, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द phases of matter at equal temperature, या कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख दो वहां पर, ज्यादा अच्छा वर्ड है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेजेस ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। अब यहां पर ये बात लिख दी, अब एग्जाम्पल में जो बात मैंने बोली वो लिखो कि 0 डिग्री सेल बर्फ, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी में बदलने की ऊष्मा रहेगा 0 डिग्री।
0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी में, वाटर में बदलने की उष्मा, वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। अच्छा, इसको पूरा नाम ऐसे लिख दो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग लिख सकते हो ना, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि अभी भी पानी बर्फ से पानी में बनेगा। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हाँ, और ऐसे दूसरा लिखना, 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में, भाप में बदलने की ऊष्मा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में, भाप में ना, कन्वर्ट करने की ऊष्मा। देखो इधर, इसको सुना सब लोग, 0 डिग्री, फिर से मैं लिख रहा हूं इधर देखो, अब यहां पर यूनिट लिखने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसमें। 0 डिग्री आइस को जब आप 0 डिग्री वाटर में बदलोगे, तो जो, या उसके बीच में जो ऊष्मा का अंतर है, वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा ऑफ मेल्टिंग। और ये होती है हमारी 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या होती है? अभी लिखना मत, सुनना। ऐसे ही 100 डिग्री जो वाटर है, बॉइलिंग वाटर, उसको अगर आप 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करोगे, मतलब अवस्था फिर से बदली है ना, टेम्परेचर बराबर ही है, तो जरूरत पड़ेगी आपको, जो उष्मा होगी लेटेंट हीट, वो होती 540 कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं। 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री वाटर में बदलना है, गुप्त उष्मा कितनी होगी, या उसके अंदर गुप्त उष्मा ऑलरेडी कितनी होती है, या 100 डिग्री पानी को, बॉइलिंग वाटर को 100 डिग्री स्टीम में बदलने के। इसीलिए देखो 540 कैलोरी ज्यादा ऊर्जा होती है पर ग्राम भाप में, इसलिए भाप हमें ज्यादा गर्म लगेगी बॉइलिंग वाटर से। ये ऐसे लिख देना है, ये पहले ये दोनों यूनिट 80 और 540। एट्टी एंड 80 कैलविन कैलोरी पर ग्राम। हाँ, हाँ, इसको गलन की गुप्त ऊष्मा, देखो हिंदी अब याद आ रही है, इसको गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं हिंदी में, ये वाली 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये क्या है? वाष्पन की या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये 540। और ये बड़ी सी लाइन, ये बस इसके इस पे यहाँ पर बड़े सा का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना ऐसे, इसलिए हमें भाप ज्यादा ठंडी, स्टीम ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्म लगती है, ठंडी बता रहा हूँ, स्टीम ज्यादा गर्म लगेगी ना 100 डिग्री वाटर से। हो गया। आ, एक पॉइंट और इसमें बस लास्ट, और ये सबको कैलकुलेट करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा आया था इसमें। ये गुप्त ऊष्मा में बस ये तीन, मुश्किल से तीन क्वेश्चन, या तो यूनिट पूछ ली जाती है कैलोरी पर ग्राम, ये भी पूछा जाता है, कैलोरी पर ग्राम, ये गुप्त ऊष्मा की यूनिट है। या तो ये पूछा जाता है गलन वाली और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बताओ, 80 और 540। या तीसरा क्वेश्चन ये है जो मैं जो ये लिख लिया, भाप क्यों गर्म होती है, ज्यादा लगती है। चौथा अच्छा और आ गया बस, सुनना इधर। कहाँ गया आइस टू वाटर? अरे तो आइस टू वाटर ही तो करना, तभी तो स्टेज बदलेगी ना, भाई तो गुप्त ऊष्मा आएगी। स्टेज तो बदलना है ना, टेम्परेचर सेम रखना है, स्टेज बदलना है, बर्फ से पानी, पानी से भाप, अवस्था बदलनी है ना, तभी तो गुप्त ऊष्मा का रोल है। हाँ, क्वेश्चन क्या है सुनना इधर देखो, और ये सबको कैलकुलेट करना है। पहले सुनेंगे देखो,
0 डिग्री आइस, सुनना देखो, 0 डिग्री बर्फ को 100 डिग्री स्टीम या भाप बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है? सबको करना है, लिखो, जो पहले क्वेश्चन लिखो ये सब लोग। 0 डिग्री आइस या 0 डिग्री भाप को, आइस को 0 डिग्री आइस को 100 डिग्री स्टीम या भाप, ये सब लिख लो पहले क्वेश्चन। 0 डिग्री आइस को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कितनी ऊष्मा की जरूरत है, हीट की। और सब लोग कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। गलत, और करो चलो। हाँ, 720 कितना होगा? देखो इधर सुनना, अभी भी नहीं आया कि होगा। देखो, 0 डिग्री आइस को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 डिग्री वाटर में। किस में? वाटर में। फिर 0 डिग्री वाटर को हम करेंगे 100 डिग्री वाटर में। फिर 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में। तो देखो यहाँ पे 0 से 0, तो 0 कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन हमें पता है इसकी लेटेंट हीट यहाँ पर कितनी आएगी? 80। और यहाँ पर 0 से 0 तो 100, ये टेम्परेचर ही बढ़ा 100। यहाँ से 100 से 100 कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें पता लेटेंट हीट 540। तो ये 80 प्लस 100 प्लस 540 कितना हो जाएगा? 720 कैलोरी उष्मा या ऊर्जा की जरूरत होगी। ये भी बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। एक छोटा सा पॉइंट है बस, ये 2 पॉइंट में आ जाएगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसको लिख दो, थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डाल दो इसको। इसका मतलब क्या है हिंदी में? तापीय खिंचाव या तापीय फैलाव। थर्मल विस्तार, तापीय प्रसार। हिंदी अच्छी शुद्ध हिंदी क्या है? तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। और ये कुछ नहीं है, इसका बस यूज मुझे बस दो बताने हैं। इधर देखो, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फैलाव होता है, प्रसार होता है, ये बात हमें पता है ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पार्टिकल दूर जाएंगे। बात पहले ये बात फिर से लिख देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, प्रसार होता है, जिससे ये आगे वाली चीजें वो चीज याद रहे हमें। थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। और इस बात का बहुत चीजों में, और खासकर जितनी सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना, उसको इसमें यूज किया जाता है। क्योंकि हर मेटल जो होता है वो ठंड में और गर्मियों में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। जो ब्रिज बनाए जाते हैं, गाड़ियां बनती हैं, बोल्ट वगैरह, इन सब में इसका ध्यान रखा जाता है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा तो ब्रिज जो होते हैं, जो बोल्ट होते हैं, वो थोड़ा लूज होंगे। ठंड हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इवन पानी, ये हम लिख भी चुके हैं, पानी जो होता है वो भी ठंडा होता है तो पार्टिकल्स पास पास में आते हैं, बर्फ होते हैं। पानी थोड़ा और भी एक अलग केस बनाता है, डेंसिटी में बताया था हमने, वाटर की वजह से। तो ये वैसे पहले ये वाला एप्लीकेशन लिख दो। जो पहला मैंने बोला कि विंटर्स में क्या होते हैं, जो मशीन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं ठंड में, कंप्रेस होंगे। जो भी मशीन्स हैं, ब्रिज हैं,
रेलवे की ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, ये सब क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं विंटर्स में। नहीं, इसका एक एप्लीकेशन जो है वो इधर देखो, ये एप्लीकेशन पेंडुलम का, ये है क्या है, पेंडुलम, इसकी ये एल लेंथ है, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला मैंने ग्रेविटेशनल, जब ग्रेविटी पढ़ी थी तब पढ़ा था हमने, जी की वैल्यू के लिए, और सब वहां पर जी की बातें बताई थी, ग्रेविटी। इसीलिए कहा था कि पेंडुलम को अगर आप इक्वेटर पे ले जाओगे तो पेंडुलम क्या होगा, कौन बताएगा, पोल पे ले जाओगे तो पेंडुलम स्लो होगा या फास्ट होगा, बताओ, सबको बताना है, सब पढ़ चुके हो जो जो था। क्या जीरो, जीरो तो ऑप्शन भी नहीं है, स्लो और फास्ट पूछ रहा हूँ, जीरो होगा, क्यों नहीं लगेगा, ये बताओगे नहीं लगेगा, यार बताओ, इतनी कहानी पढ़ी थी तब गई, देखो इधर, हमने ये जी की वैल्यू पढ़ी थी, स्मॉल जी, जी एम ई, पृथ्वी का मास अपान आर स्क्वायर, आर बड़ा होगा तो जी कम हो जाएगा, आर, और पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा इक्वेटर, वो सबसे ज्यादा उभरा हुआ है, इसलिए वहां आर ज्यादा होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पे जी सबसे कम होता है, ग्रेविटी का मान सबसे कम कहाँ होगा, इक्वेटर, इक्वेटर पर, पोल पे आर सबसे, पोल चपटे हुए हैं, फ्लैट हैं, तो आर सबसे कम होता है, तो जी, इसलिए ध्रुवों पर जी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वेट ज्यादा महसूस हमें कहाँ होगा, ध्रुवों पर, क्योंकि वेट का मतलब होता है एम जी, जी ज्यादा कहाँ होगा, पोल्स पर, इसलिए वजन हमें वहां ज्यादा लगेगा, इक्वेटर पे हमें वजन कम लगेगा, ये सब जी में ग्रेविटी में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर इसी का एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, कि अगर आप पेंडुलम को इक्वेटर पे ले जाओगे, इसका मतलब इक्वेटर पे जी क्या हुआ है, कम हो गया, जी कम हुआ है तो मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ गया ना, ये नीचे है यहाँ पर, टाइम बढ़ गया, टाइम मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा, यहाँ से आने आने में यहाँ पे पेंडुलम क्या हो गया, स्लो हो गया, ज्यादा टाइम लग रहा है अब इसको, पोल पे ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ गया, टी टाइम का, टाइम पीरियड कम आएगा, कम मतलब, अब पहले अगर 3 सेकंड में इधर से उधर जा रहा था, अब वो 2 सेकंड में इधर से इधर आ जाएगा, मतलब फास्ट हो जाएगा वहां पर, ये हमने वैल्यूज पढ़ी थी ग्रेविटी में, यहां पर अलग चीज बताने, जहां पर एल की चीज बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेंडुलम की घड़ियां होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, वो ठंड में स्लो होंगी या फास्ट होंगी, गर्मी में स्लो होंगी या फास्ट होंगी, अब यहाँ पर जी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर एल का रोल है, जब ठंड आएगी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, ठंड में सिकुड़ जाएगी, पेंडुलम से बहुत क्वेश्चन ये वाले बनते हैं, कभी जी का यूज कभी एल का यूज, ठंड में क्या होगा, सिकुड़ गया ये, एल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कम हुआ एल, इसका मतलब टी कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड का मतलब फास्ट हो गया, इसलिए ठंड में पेंडुलम की घड़ियां फास्ट हो जाती हैं, और गर्मी में क्या होगा, एल बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ गई, एल बढ़ा टी बढ़ा, ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई, ये थर्मल एक्सपेंशन का असर है पेंडुलम क्लॉक्स में। अच्छा चलो, एल वाला लिख ही लो, जी वाला तो गया ही, याद ही नहीं किसी को, एल की पूरी बात लिख लेना, ठंड में एल कम होगा, इसलिए टी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टी की वैल्यू कम होने का मतलब, टी जब कम हुआ इसको हम बोलेंगे घड़ी फास्ट हो गई, फास्ट, टी जब ज्यादा हुआ तो घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई, और ये निर्भर किस पे करता है, यहाँ पर क्या हो गया, एल कम हो गया ठंड में, विंटर्स में, और गर्मी में मैंने लिख ही दिया वैसे सब,
एल बढ़ जाएगा तो टी भी बढ़ जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगी। हो गया? पूरी लाइन वैसे लिख देनी थी जैसे लिखा लिखा हुआ है। चलो ये थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हमारा हो गया। बस एक चीज इसमें थोड़ी सी और हमें एक देखनी है कि वाटर जो है ये बड़ा एक्सेप्शन चीज है, अलग चीज है पानी। देखो इधर वाटर का केस बिल्कुल अलग है। हमने अभी पढ़ा कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन का मतलब प्रसार होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन पानी हर चीज फॉलो करती है, बस वाटर फॉलो नहीं करता है इस चीज। वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ये हमने डेंसिटी में पढ़ चुके हैं। वाटर का प्रेशर बढ़ाओगे तो पहले तो 4 डिग्री तक, जीरो से आपने बढ़ाना शुरू किया तो 4 डिग्री तक तो उसका एक्सपेंशन नहीं, वो सिकुड़ेगा। 4 के बाद वो ये बात मान फॉलो करना शुरू करेगा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में। ठीक है, वाटर बस इतनी चीज जो ये वाटर का है, ये 0 से 4 डिग्री तक ये एबनॉर्मल बिहेवियर है जो किसी चीज का नहीं है कि वो 0 से 4 डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, 4 के बाद वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए वाटर का, इसलिए बोलते हैं सबसे कम आयतन वॉल्यूम किस डिग्री पे होता है? 4 डिग्री पे। इसीलिए हमने याद है डेंसिटी पढ़ा था, D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। आयतन सबसे कम कब होगा? 4 डिग्री पर। इसलिए डेंसिटी सबसे ज्यादा वाटर की कब होती है? 4 डिग्री पर। ये हमने डेंसिटी में पूरा पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें यहाँ डेंसिटी नहीं पढ़नी है, समझनी है, वो बता रहा हूँ। कम से कम ये बना, ये चीज लिखनी है, ऐसे ये बना भी देना है एक्सेप्शन करके वाटर कि वाटर इज एक्सेप्शन, वो 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। 4 डिग्री पर लोएस्ट वॉल्यूम इसका होता है। पूरा बना दोगे? पूरा कितना बड़ा है, कोई सीनरी थोड़ी ना है, 2 लाइन तो खींचनी है ऐसे ऐसे बस। हाँ? और एक्सेप्शन में पहले बात लिख लेना, मैप खाली मैप बनाने में ज्यादा वो मत लिखना कि 0 से 4 डिग्री तक। ये पहले ऐसे लिखना, वाटर इज एन एक्सेप्शन थर्मल एक्सपेंशन का। जो तापीय प्रसार है उसका अपवाद क्या है? पानी, जल। वो 0 से 4 डिग्री तक क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने तक वो बढ़ता नहीं है, उसका एक्सपेंशन नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, वॉल्यूम कम होता चला जाता है। और 0 से 4 तक ये देखो, ये ऐसे नीचे वाला एरो बना भी देना, नीचे तरफ आ रहा है वॉल्यूम इसका। और जो 4 डिग्री है ना, यहां पर लिख भी दो इस बात पे, सबसे कम वॉल्यूम कब होता है? 4 डिग्री पर। लोएस्ट वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो ये बात भी लिख दो वहीं पे। इसलिए डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी के हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व कब होगा? 4 डिग्री पे, क्योंकि वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। हाँ? तो जोड़े जा रहे तभी याद रहेगा। हो गया, उसके बाद वाटर वही चीज फॉलो करता है, एक्सपेंड होने लगता है। इसीलिए देखो इधर फिर से क्वेश्चन, ये वाली बात ये हालांकि लिख चुके हम लोग। इसलिए ठंड में क्या होता है, वाटर की बॉटल्स फट जाती हैं या पाइप फट जाते हैं जमने पर, क्योंकि देखो 4 से नीचे इधर उल्टा ले जाओ, अब 4 से कम टेम्परेचर ले जाओगे, 4 पे तो वॉल्यूम सबसे कम है, 4 से कम लेते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, आयतन उसका बढ़ता जा रहा है, इसलिए बॉटल बॉटल फटेगी, पाइप फटेगी, ये सब फटेगा।
ठीक है, इसी का उल्टा है ये, थर्मल एक्सपेंशन का उल्टा कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे है। ठंड में बॉटल्स क्यों फटती है, तो तब भी ये वर्ड बोलना है, क्योंकि वाटर क्या क्या है, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का ऑपोजिट। चलो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन हो गया। हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक बचे, वो बस इसके बाद स्टार्ट करते हैं।